नमस्कार दोस्तों। आज भारत में इन्हें विश्व में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है, जिसका प्रमुख कारण अरविंद पनगारिया जी ने, जो नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान भारत सरकार में कई संवैधानिक एवं वैधानिक उच्च पद प्राप्त किए हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है, द नेहरू एरा, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड थॉट एंड देयर लास्ट इम्पैक्ट, जिसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी की आलोचना की है, जो बहुत दुख की बात है, क्योंकि जिस हाल में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ करके चला गया था, उस स्थिति में भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके साथ साथ भारत में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, यह तो बहुत दूर की बात थी। फिर भी उनका साथ पीएस महालनोबिस ने दिया। इसी कारण नेहरू महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। आज़ादी के पहले 1944 ईस्वी में बम्बई पलायन बना था, जो टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों ने बनाया था, ताकि देश का विकास, भारत का विकास हो सके। जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता को बचाना चुनौती नहीं था, बल्कि देश में अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, भूखमरी, यहाँ तक कि भारत की आधे जनता नंगे रहने के लिए मजबूर थे। छुआछूत अलग से था, जातिवाद अलग से था, उच्च नीच का भेदभाव अलग से था। कोई ऐसी समस्या नहीं था जिससे भारत अछूता रहा। लेकिन उस दौर में जब प्रधानमंत्री नेहरू ने इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ हर तरह के नीतियों को आगे बढ़ाया, तब देश की प्रगति प्रारंभ हुआ। क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को सराहना की। इतना ही नहीं, इनके द्वारा अपनाए गए नीतियों को आपको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद ईस्ट एशिया और चाइना जैसे देश ने भी अपनाया, जिसका प्रमाण यह है कि आज चीन विश्व का दूसरा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और अमेरिका को चुनौती दे रहा। लेकिन भारत क्यों नहीं बढ़ पाया? इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि पहली चीज तो इस देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। इसके अलावा जो भी दबंग जाति के लोग थे, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, बैंक, सड़क, जो भी यातायात के साधन के साथ साथ जो भी शिक्षा से संबंधित संस्थाएं थी, उसको अपने गांव या अपने अधिकार क्षेत्र में बनाया, जिसके कारण ऐसे संस्थाओं का लाभ दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं ले पाए। इतना ही नहीं, जब 1962 के युद्ध के बाद भी भारत हताशा की कगार पे पहुंचा हुआ था, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता में जान फूंकने का काम किया। चाहे वो इसके लिए उन्होंने एक से एक साहित्यकार, कलाकार, उद्योगपति, सबका सहारा लिया। 60 और 70 के दशक का ये हाल था, आज़ादी के बाद का ये हाल था कि 50 के दशक में ही क्रांतिकारी कवि नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
इस कविता में उन्होंने बताया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, घर भर की चमक उठी आंखें कई दिनों के बाद, कौओं ने खुजलाए पंखे कई दिनों के बाद। अगर अरविंद पनगरिया जी को अगर पता नहीं है, तब ये नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की इस कविता को पढ़ें, तब उनको वास्तव में पता चलेगा कि भारत की स्थिति क्या थी। विदेश में रह करके, विदेश में शिक्षा प्राप्त करके अब भारत की स्थिति का जानकारी नहीं ले सकते, किसी प्रधानमंत्री की जानकारी नहीं ले सकते। जो आदमी फूस में रहता है या गंदगी में रहता है या स्लम में रहता है, उसको वास्तविक जानकारी होती है कि गरीब की क्या स्थिति है। अशिक्षा के कारण कितना दयनीय स्थिति है, उनसे पूछा जाए। आप एसी रूम में बैठ करके या विदेश के 5 स्टार होटल में रह करके आप किसी भी देश या किसी प्रधानमंत्री का आकलन नहीं कर सकते। अगर आपको आकलन करना है, अगर नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसी की और विदेश नीति की समझना है, तो उनकी सही जानकारी लें, उनसे संबंधित लोग हैं उनसे मिलें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दुख तब होती है जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के उस संवैधानिक वैधानिक पद धारण करने के बाद भी इस तरह के वक्तव्य देते हैं, तो बहुत दुख की बात होती है। चूँकि पढ़ा लिखा आदमी या बुद्धिजीवी वर्ग से यह उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम उनकी जो अच्छी नीतियां हैं उसको भी गलत साबित करने का प्रयास नहीं करे, पद के चक्कर में या लाभ के चक्कर में। इससे देश का विकास रुकेगा ही, देश अवरुद्ध होगा और आप मान सम्मान के लायक नहीं बचेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति को हर व्यक्ति सम्मान करता है, हर व्यक्ति आदर करता है, यहाँ तक कि उससे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, बात करने के लोग व्याकुल रहते हैं। चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, पद धारण करना अलग चीज़ है। लोकतंत्र में निरक्षर लोग भी पद धारण करते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो बहुत अध्ययन करता है और बहुत मेहनत करता है, तब वह उस लायक बनता है। इसलिए आपको लोकतंत्र के द्वारा पद नहीं धारण किया, पद धारण किए हैं, न पद दिया गया है, बल्कि आपकी विद्वता की सम्मान करते हुए, आपका रुतबा का सम्मान करते हुए आपको पद दिया गया। इस चलते जो भी व्यक्ति नेहरू जी की नीतियों का आलोचना करते हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उनके विदेश नीति और आर्थिक नीति को विश्व के हर देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सराहना करते हैं। यहाँ तक कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कितने देशों को गुलामी के जंजीरों से तुड़वा दी। शायद 1961 ईस्वी में बांडुंग के सम्मेलन में, इंडोनेशिया के बांडुंग के सम्मेलन में अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन नहीं होता तो शायद आज भी हजारों की संख्या में देश गुलाम पड़े रहते। ये नेहरू जी का ही देन है। इकोनॉमिक पॉलिसी अगर इनका खराब रहता तो लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना या अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या चाइना जैसे देश आगे नहीं बढ़ता। यह सुधारने की ज़रूरत है देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की। उसके बाद सभी लोग की आपस में मिलजुल कर नेहरू जी की जो नीतियाँ रही है उस पॉलिसी को वर्तमान संदर्भ को देखते हुए, आधुनिक टेक्नोलॉजी को देखते हुए उसके अनुसार इसके ढालने की ज़रूरत है। देश शायद चाइना और अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगा।
इसके लिए नेहरू जी की जो सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत करने की बात की गई है, विदेश नीति को मजबूत करने की बात की गई है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की गई है, उस पर एक बार विचार किया जाए, उसके बाद नेहरू जी की नीतियों की आलोचना की जाए। थैंक्स।